हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइनेंस एक्ट 2020 में रेजिडेंशियल स्टेटस में आए हुए चेंजेस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो पहले चल रहा था ओल्ड प्रोविज़न, एक बार डिस्कशन उसके ऊपर करेंगे। उसके बाद हम नए पर जाएंगे। मैं आपको पुराने डिस्कशन के लिए अपनी पुरानी वीडियो का क्लिप अभी इसके अंदर ही मर्ज कर रही हूँ। उसके बाद वो कंटिन्यू हो जाएगी फाइनेंस एक्ट 2020 पर, तो लेट डाल दूँगी। अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं क्या होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस की ज़रूरत क्या है पहले तो, क्योंकि हमारा जो टैक्स का बर्डन है हम पर, वो हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आप पर टैक्स बर्डन ज़्यादा होगा, अगर आप नॉट रेजिडेंट हैं तो टैक्स बर्डन आपका इंडिया में कम होगा। अब ये देखिए कि क्या सिटीज़न होना ज़रूरी है रेजिडेंट होने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको अपने ये जो कंडीशंस बताई गई हैं, अगर आप इनमें सेटिस्फाई कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे, तो आपका स्टेटस इन कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा कंट्री में रेजिडेंट हों, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग इंडिया में अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखा होगा और दूसरे कंट्री में उनके कंडीशन के। लेकिन अगर आपकी कोई भी इनकम पर डबल टैक्स हो जाता है इसके अकॉर्डिंग, तो जिन कंट्री के साथ हमारा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसमें आपको रिलीफ मिल जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या आप इंडिया में पिछले साल प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20 में 182 डेज़ या उससे ज़्यादा अगर इंडिया में है तो यस यू आर रेजिडेंट। अगर आप 182 डेज़ नहीं हैं फिर भी आप रेजिडेंट बन जाएंगे अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। क्या है वो कंडीशन? कि आप इंडिया में प्रीवियस ईयर में 2019-20 में ग्रेटर देन 60 और 60 डेज़, मतलब 60 या 60 से ज़्यादा दिन प्रीवियस ईयर में थे। उसके साथ एक और चीज़ फिर चेक करनी पड़ेगी आपको कि प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल चले जाइए और उनमें अपने डेज़ कैलकुलेट कीजिए। क्या आप 365 डेज़ या उससे ज़्यादा थे इंडिया में, तब भी आप रेजिडेंट बन जाएंगे। तो दो कंडीशन चेक कीजिए। पहले 182 डेज़ वाली अगर फुलफ़िल है तो आप बन ही गए रेजिडेंट। अगर 182 डेज़ वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही तो फिर आप दूसरी में चेक करिए, क्या 60 या 60 से ज़्यादा दिन आप प्रीवियस ईयर में थे और उससे पिछले 4 सालों में 365 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में थे, तो भी आप रेजिडेंट बन गए। अब यहाँ पर तो हम बन गए रेजिडेंट। अगर ये दोनों ही पूरी नहीं हुई, दोनों में से एक भी पूरा नहीं कर पा रहे आप, तो आप फिर नॉट रेजिडेंट ही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब रेजिडेंट तो आप बन गए। मैंने कहा है कि रेजिडेंट दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, एक नॉट ऑर्डिनरी और एक ऑर्डिनरी। दोनों पर टैक्स बर्डन, टैक्स के इंसिडेंस अलग अलग हैं, इसलिए हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रेजिडेंट बनने के बाद हमने फर्दर चेक क्या करना है, दो कंडीशन और चेक करनी है। क्या? कि रेजिडेंट इन इंडिया हैं आप एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल उठाइए, उसमें आप अपना चेक कीजिए स्टेटस क्या था। क्या आप रेजिडेंट थे? कम से कम 2 साल में रेजिडेंट होने चाहिए आप। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा सालों में आप रेजिडेंट हैं, प्लस अब ये दूसरे एक और कंडीशन भी चेक करनी है, क्योंकि इन दोनों का फुलफिलमेंट दोनों का होना चाहिए, तभी आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन सकते हैं। इसमें आप एक और चीज़ चेक करेंगे, क्या प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में आप 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में हैं। तो पहले तो आप रेजिडेंट बन गए। अब उसके बाद आपको 2 कंडीशंस और फुलफ़िल करनी है ऑर्डिनरी बनने के लिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए। एक तो क्या कि आप कम से कम 2 साल आउट ऑफ 10 ईयर्स रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। कौन से 10 ईयर कौन से लेने हैं? प्रीवियस ईयर से पिछले, प्रीवियस ईयर को छोड़ देना, उससे पिछले 10 साल उठाने हैं। ऐसे ही 730 डेज़ या उससे ज़्यादा किसके काउंट करने हैं? 7 ईयर्स के। कौन से 7 ईयर? प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पिछले 7 साल चले जाइए, उसमें अपने डेज़ काउंट कर रहिए। अगर ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती हैं इसके साथ, तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी रहेगी तो आप रेजिडेंट तो बन गए, लेकिन कौन से रेजिडेंट बनेंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है,
तो सबसे पहले ये वाला टेस्ट चेक कीजिए। अगर ये टेस्ट पास हो जाते हैं तो आप रेजिडेंट बन चुके हैं। रेजिडेंट बनने के बाद 2 कंडीशन चेक करनी है, दोनों का होना ज़रूरी है, तभी आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे। अगर आप एक भी कंडीशन पूरी करते हैं या फिर एक भी नहीं करेंगे तब भी आप रेजिडेंट बनेंगे, लेकिन आप कौन से रेजिडेंट होंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। अगर आप यहाँ पे ये दोनों पहली 2 कंडीशन जो कि पहला टेस्ट है 182 डेज 60 एंड 365 डेज वाले, अगर दोनों में से कोई भी एक कंप्लीट नहीं हुआ तो आप क्या बन जाओगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाओगे। अब यहाँ पर जो हमने कहा कि हम 60 डेज़ और 365 डेज़ वाली कंडीशंस को चेक करेंगे रेजिडेंट बनने के लिए, वहाँ पे कोई 2 एक्सेप्शंस हैं। उसमें क्या है एक्सेप्शन में कि अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, इंडिया को लीव करके जा रहे हैं आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब आप जॉब के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने के लिए इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं और इंडियन सिटीज़न हैं, तब आपको यहाँ पे 60 डेज़ वाली कंडीशन नहीं मिलेगी, आपको 182 डेज़ वाला ही चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मेंबर ऑफ क्रू ऑफ शिप, इंडियन शिप के आप मेंबर हैं, क्रू मेंबर हैं, तब भी आपको 60 डेज़ वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। आपको सिर्फ यही देखना पड़ेगा कि क्या 182 डेज़ आप इंडिया में थे लास्ट ईयर, तो तभी आप रेजिडेंट बन पाएंगे, अदरवाइज़ आप क्या बन जाएंगे? नॉट रेजिडेंट बन जाएंगे। फिर इंडियन सिटीज़न और द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट टू इंडिया, अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और इंडिया में विज़िट करने के लिए आए हैं, जैसे रिलेटिव्स को मिलने या कुछ भी ऐसा काम के लिए किसी भी पर्पज़ से आए हैं, तो आपने वहाँ पर भी 182 डेज़ वाली कंडीशन ही आप पर अप्लाई होगी। ये वाली कंडीशन जो कि 60 डेज़ वाली है वो अप्लाई नहीं होगी। अब नोट क्या करेंगे? डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर शैल बी काउंटेड। अब यहाँ पे हमें जब कैलकुलेशन करेंगे हमें बड़ी दिक्कत आएगी कि बंदा यहाँ पे आधा दिन था, वहाँ पे आधा दिन था, तो वहाँ पे हमने वैसे तो 24 आवर का एक दिन होता है, लेकिन जब हमें नहीं पता लग रहा हो तो हम डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर काउंट कर लेंगे, स्टेटस रेजिडेंशियल स्टेटस काउंट करते हुए। उसके अलावा प्लेस एंड पर्पज़ ऑफ स्टे कोई मैटर नहीं करता, आप किस पर्पस से हैं, हमने तो स्टेटस चेक कर लेना है कितने दिन आप इंडिया में थे। इसके अलावा नो रेगुलर और कॉन्टिन्यूस स्टे नीडेड, हो सकता है कि आप 10 दिन अप्रैल में थे, 20 दिन जाके आप जुलाई में फिर से आए थे इंडिया में, तो हमें ब्रेक है अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ओवरऑल टोटल डेज़ ही निकालने हैं। उसके बाद जो हम भी स्टेटस निकालते हैं हम प्रीवियस ईयर के लिए निकालते हैं, हम असेसमेंट ईयर के लिए नहीं देखते। जैसे कि अब 2019 एंड 20 में स्टे देखेंगे, ना कि 20 और 21 में देखेंगे असेसमेंट। तो अभी आपने देखा ओल्ड प्रोविज़न में क्या चल रहा था इंडिविजुअल के लिए। अब हम देखते हैं चेंजेस कहाँ पे आए हैं। चेंजेस ये आया है जो सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन बी थी, क्या थी बी की एक्सप्लेनेशन? इंडियन सिटीज़न या फिर पर्सन था इंडियन ओरिजिन का हु कम्स टू विज़िट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में आया, विज़िट करने के लिए आया इंडिया में, तो उसके लिए हमने 182 डेज़ की कंडीशंस देखनी है, ना कि 60 डेज़ का स्टे देखना है। वहाँ पे 182 डेज़ की बजाय अब कर दिया गया है 120 डेज़, लेकिन कुछ और चेंजेस भी हैं। वो क्या चेंजेस हैं? दोबारा से ये पूरा एक्सप्लेनेशन बी में आया हुआ चेंज पढ़ रही हूँ, जो ओल्ड है वो फिर वैसे का वैसे ही रहेगा बाकी पोर्शन। एक इंडिविजुअल है बीइंग सिटीज़न ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या फिर कम टू विजिट इन इंडिया, इंडिया में विजिट करने के लिए आया है, हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, उसकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 15 लाख से, लेकिन इस टोटल इनकम में हमने फॉरेन इनकम को नहीं लेना। तो अगर 15 लाख से एक्सेस हो चुकी है आपकी इनकम, तो आपने ये देखना है कि 120 डेज़ का स्टे है आपका इंडिया में, तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। तो वहाँ पर 120 डेज़ होते ही आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आ गए। अब यहाँ से रिलेटेड एक और चेंज भी है, मैं उसको आपको साथ साथ बता देती हूँ। देखो अब 120 डेज़ तो हो गए उसके, लेकिन क्या वो रेजिडेंट भी बन गया? क्या वो NOR बनेगा, OR बनेगा? सोच कर बताइए।
तो अब इसके अंदर सी क्लॉज डाल दिया गया है सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के अंदर, जो कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को डील करता है। अब इसमें देखिए हम क्या लिखा हुआ है। अभी हमने एक्सप्लेनेशन बी में पढ़ा कि अगर इंडिविजुअल है, सिटीज़न ऑफ इंडिया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या फिर इंडिया आया है विजिट करने के मकसद से, उसकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 15 लाख से, लेकिन इस 15 लाख को कैलकुलेट करते हुए आपको क्या छोड़ देना है, फॉरेन इनकम को एक्सक्लूड कर देना है। अभी हमने वहाँ पर पढ़ा एक्सप्लेनेशन बी में कि आपको 182 डेज़ की बजाय 120 डेज़ का स्टे चेक करना है। अगर 120 डेज़ या उससे ज़्यादा वो स्टे करता है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो कब बनेगा, इसमें एक्सप्लेनेशन में डाला है कि अगर उसका स्टे 120 डेज से ज़्यादा है लेकिन 182 डेज से कम है, मतलब 120 से 181 डेज के बीच में है अगर उसका स्टे, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन अगर उसका 182 डेज से ज़्यादा हो गया तो आपको वही एडिशनल कंडीशन को चेक करेंगे, और एडिशनल कंडीशन को चेक करते ही आपको पता लग जाएगा कि वो एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब ये तो हुई क्लोज सी की बात। इसके अलावा एक सेक्शन जो आया है वो आया है 61A, उसी से रिलेटेड अभी हमने सी क्लोज पढ़ा कि नॉन ऑर्डिनरी में सी क्लोज को डाला गया है, उसी से रिलेटेड क्लोज डी भी डाल दिया गया है। जो नया सेक्शन आया है 61A, इसमें देखो क्या कहा गया है। इसमें एक नया कंसेप्ट आया है डीम्ड रेजिडेंट का। डीम्ड रेजिडेंट कौन है, अब ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द जो इनकम टैक्स ने बोला है कि उसके अकॉर्डिंग डीम्ड रेजिडेंट कौन है। अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोविजन इंट्रोड्यूस, दोज इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड 50 लाख। अभी तक वही बात किया है, इंडियन सिटीजन 15 लाख की इनकम से ज़्यादा है, अदर देन फॉरेन सोर्सेज हैं, हु डोंट हैव अ डोमिसाइल और रेजिडेंट इन एनी अदर कंट्री, मतलब जिसका डोमिसाइल या रेजिडेंस का स्टेटस नहीं पता दूसरी कंट्रीज़ में, तो वो इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर अंडर सेक्शन 61A के अंदर उसको हम अपने यहाँ पर रेजिडेंट मान लेंगे। ठीक है, तो डीम्ड रेजिडेंट मानने के लिए बोला है, इंडियन सिटीज़न है जो कहीं और पे डोमिसाइल और उसका रेजिडेंस नहीं पता, तो उसको हम यहाँ पे रेजिडेंट मानेंगे, इंडिया। अब यहाँ पे डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट आते ही NOR की में एक क्लॉज डी भी डाल दिया गया। इसके अंदर देखो क्या कहा गया है कि इंडिविजुअल है बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, वही सेम बात लिखे हैं, हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग 15 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अभी तक सेम बात लिखी है, नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय द रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी सिमिलर क्राइटेरिया, मतलब जो कि दूसरे लॉज में दूसरी कंट्रीज़ या टेरिटरी में किस वजह से टैक्स के लाइबल नहीं है, अपने डोमिसाइल या रेजिडेंस के, या फिर कोई ऐसा ही सेम क्राइटेरिया, मतलब वो वहाँ पे भी नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पे भी नॉन रेजिडेंट्स हैं। ये कंसेप्ट इसलिए लाया गया ताकि जो लोग मतलब कंट्रीज़ में घूमते ही रहते हैं, 10 दिन इसमें हैं 10 दिन उसमें हैं, जैसे लाइक स्पोर्ट्स पर्सन है ना, तो वो हर जगह पे नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं क्योंकि उनके डेज़ कंप्लीट नहीं होते रूल्स के अकॉर्डिंग। नॉन रेजिडेंस में टैक्स का जो इंसिडेंस है वो आपके ऊपर कम होता है, या फिर कई बार आप इनकम पर टैक्स देने से ही बच जाते हैं। तो उन लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए ये प्रोविज़न लाया गया है, और उन लोगों को स्टेटलेस बोलते हैं। जब इस तरीके का बन जाता है ना कि आपका कोई रेजिडेंस किसी में भी आप रेजिडेंट नहीं बन पाए किसी भी कंट्री में मान लो, तो वो स्टेटलेस हो गया। तो वहाँ पे स्टेटलेस लोगों को हमने अब क्या किया है, अपने इनकम टैक्स में उसको एक स्टेटस दे दिया है डीम्ड रेजिडेंट का, और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो हम इनकम पर टैक्स लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय द रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर, तो वो NOR बनेगा। और डीम रेजिडेंट बोला हमने, सच डीम्ड रेजिडेंट विल बी कंसीडर टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन बाद में आई थी कि इन लोगों को रेजिडेंट तो माना जाएगा, लेकिन ये हमेशा जब तक
कहीं और क्राइटेरिया पूरा नहीं करते तो वो बन जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर मान लो कि दूसरी कंट्रीज़ में ये पे करते हैं टैक्स हमारी इनकम पर भी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर रूल्स में फॉलो नहीं कर रहा होगा तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यही चेंजेस आए हैं न्यू रेजिडेंशियल स्टेटस। अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए, इंडियन सिटीज़न विजिटिंग इंडिया फॉर 118 डे इन 2020 एंड 21। इंडियन सिटीज़न आया 2020 और 21 में, अगर वो 118 दिन रहता है। स्टे इन प्रीसीडिंग 4 ईयर 367 डेज़ है। ठीक है, पिछले 4 सालों में 367 डेज़ है। हैविंग इनकम, यहाँ पे कट कर लीजिए, हैविंग इनकम 16 लाख अदर देन फॉरेन इनकम। अगर उसकी इनकम कितनी है, 16 लाख रुपए है। ही इज़ नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, और कंडीशन बता दिया कि वो कहीं और पे लाइबल नहीं है। तो देखो, जब कहीं और लाइबल ना हो, उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो जाए, इंडियन सिटीज़न है, विजिटिंग के लिए आया, तो क्या बन जाता है वो, डीम्ड रेजिडेंट। कौन से सेक्शन में, 6(1)(a) में। और इससे रिलेटेड हमने एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाले सेक्शन में क्लॉज डी डाल दिया गया है कि वो क्या कहलाएगा, हमेशा जब तक दूसरी कंडीशन को नहीं फुलफिल कर पा रहा तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा केस था। उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए, इन सेम एग्जांपल इफ़ ही इज़ लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। अभी तो हमने कह दिया कि डीम्ड डीम्ड रेजिडेंट उसको बना दिया, तब की बात कर दी। अगर इसी केस में वो लाइबल होता अगर दूसरी कंट्रीज़ में, तब वो क्या बनता। अब देखो, अब विजिटिंग के लिए कोई आया हो तो हमने उसके डेज़ कितने देखने होते हैं, 120 डेज़। अगर 15 लाख से ज़्यादा हो तो हमने 120 डेज़ देखना है। लेकिन वो आया कितने दिन के लिए प्रीवियस ईयर में, 118 डेज़ के लिए। जब 118 डेज़ के लिए आया, 15 लाख से ज़्यादा की इनकम थी, तो वो हमारे यहाँ और दूसरी कंट्री में टैक्स दे रहा है, तो हमारे पास तो उसने बेसिक कंडीशन को पूरा ही नहीं किया, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट, बिकॉज ही स्टे इन प्रीवियस ईयर इज़ लेस देन 120 डेज़। उससे अगला एग्जाम्पल क्या पढ़ते हैं, इफ़ स्टे इज़ 132 डेज़, कहते हैं कि 132 दिन का स्टे करता सेम एग्जाम्पल में और लाइबल टू टैक्स है इन एनी अदर कंट्री। तो हमारी पहली बेसिक कंडीशन थी जो एक्सप्लेनेशन बी में बोली गई थी कि अगर विजिटिंग के लिए आया है, 15 लाख से ज़्यादा है, तो आपको 122 डेज़ का स्टे देखना है। तो यहाँ पर वो 132 डेज़ आया, तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन कौन सा रेजिडेंट बनेगा, अभी हमने पढ़ा एक्सप्लेनेशन सी को पढ़ा था। तो एक्सप्लेनेशन सी जो क्लॉज सी था सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में, वो क्या कहता था, ऐसा पर्सन जिसने 120 डेज़ से 181 डेज़ तक रहा है, वो इंडिया में विजिटिंग के पर्पज़ से आया था, 15 लाख से ज़्यादा थी, तो वो हमेशा क्या बनाया रहेगा, जब तक दूसरी कंडीशन नहीं फुलफिल करेगा तो वो NOR बना रहेगा। इसके अलावा और देखते हैं, एक मिनट, इंडियन सिटीज़न है, डज नॉट विजिट टू इंडिया फॉर 10 ईयर, 10 साल से नहीं आया वो, उसकी टोटल इनकम 14 लाख रुपए है, ही विल बी NR। ठीक है, नॉन रेजिडेंट होगा, क्योंकि हमने अगर मान लो कि वो दूसरी कंट्री में टैक्स लाइबल नहीं भी हो, मान लो, ठीक है, तो लाइबल नहीं है, हमने तो तब देखना है ना जब 15 लाख से ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पे इनकम ही 14 लाख है और वो तो आ ही नहीं रहा इंडिया में, तो उसकी कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। तो ये एग्जांपल थे, इसके अलावा कुछ भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।